बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान एंड हैप्पी विंटर्स वंस अगेन कराची वालों। आज बड़ा अच्छा सुबह खूबसूरत मौसम, फॉग थी, धुंध थी, एहतियात लाजमी थी क्योंकि मैं भी जब सुबह निकली तो ऐसा लग रहा था कि बस खुशी भी हो रही थी कि दोबारा से विंटर्स लौट रहे हैं एंड लेकिन जो ट्रैफिक के लिए या ड्राइव के लिए ये थोड़ा सा जो है मौसम ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता, तो एहतियात जो है वो लाजमी कीजिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इस वक्त इसी तरह की सूरत हाल है, कुछ इलाकों में बहुत धुंध है, तो गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो निकलना बेहतर नहीं है। मुझे तो आप लोगों से मिलना होता है इसलिए आना होता है यहाँ पर। सो नाज़रीन, जहाँ पर हम मौसम की और बाकी सारी चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, अपने पहले सेगमेंट में आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं बिकॉज कहते ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो 65% जो है यूथ पर मबनी है और फ्यूचर है हमारा यूथ, लेकिन इस कोरोना की वजह से इस यूथ का जो फ्यूचर है वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है कि किस तरह से जो है उनके एजुकेशन का सिस्टम जो है वो आगे बढ़ेगा। इस वक्त एग्ज़ाम्स की बड़ी परेशानी है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन ऑनलाइन हुई है तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए। सो बड़ा कुछ मिला जुला रुझान है। तो एक ऐसी हमने पर्सनैलिटी को बुलाया है जिनसे बात करेंगे कि इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन हो या जो अब नए सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इस पर इनकी क्या राय है और ये क्या समझते हैं कि क्या सिस्टम होना चाहिए। वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी, रजिस्ट्रार हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के परवेज़ मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का क्या पाए। एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, हमदर्द यूनिवर्सिटी, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ से पढ़े हुए यहाँ के ग्रेजुएट्स जो हैं उनको दुनिया भर में जो है बहुत इज्जत दी जाती है, माना जाता है। और कैसे हम हकीम सईद साहब को भुला सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा चाहूँगी क्योंकि एक बैकग्राउंड है इस यूनिवर्सिटी का और इसने बड़े नायाब जौहर तैयार किए हैं, तो कुछ इसके बारे में बताइए, फिर हम ऑनलाइन एजुकेशन पे बात करते हैं। जी जैसे आपको पता ही है कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के हमारे जो फाउंडर चांसलर हकीम मोहम्मद से बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं पाकिस्तान की। उनकी मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं तालीम के शोबों में। तो उनका जो विजन था कि पाकिस्तान में इस किस्म की यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए जो रिसर्च ओरिएंटेड हो, राइट, क्योंकि इस तरह की सहूलतें हों ताकि बड़े बड़े स्कॉलर्स आएँ, अंडर ग्रेजुएट्स आएँ, उनको मायारी तालीम दी जाए। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में तस्करा किया, यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारे एलमुनाइस और ग्रेजुएशन निकल के गए हैं जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स में बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजर हमारे जो थे मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो ना कि पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हकीम साहब की तालीमी हवाले से जो खिदमात थी उसमें से हमदर्द यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है। इसी तरह उन्होंने ना सिर्फ ग्रेजुएट्स लेवल पर, इसी तरह उन्होंने छोटे बच्चों के लिए स्कूल, हमदर्द पब्लिक स्कूल भी खोले हैं, हमदर्द विलेज स्कूल भी खोले। तो शुरू से ही यानी बच्चा आता है 5 साल की उम्र से आता है, उनके लिए स्कूलिंग सिस्टम, फ्री स्कूलिंग, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स और तालीम का मेयार बरकरार रखना है। और तालीम का मेयार उस लेवल के बरकरार जो किसी भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दिया जा सकता है। डेफिनेटली, मतलब आप ये कह सकते हैं जब आप अल्लाह जिक्र करते हैं ऐसी शख्सियात का कि ये एक अहदसास शख्सियात में से एक नाम है इनका, जिन्होंने डेफिनेटली अल्लाह ताला ने अगर इनको नवाजा और इनको इल्म दिया तो इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जिन शोबों से ये वाबस्ता रहे उसमें इन्होंने बेहतरीन काम किया। सुनहरे लफ्ज़ों में जो है माशाल्लाह से इनकी लाइफ का पूरा करियर जो है वो लिखा जाता है और उसमें से एक हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है उनका माशाल्लाह से कारनामा है। अगर मैं एजुकेशन के हवाले से बात करूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप देखें कि इस वक्त जो है वो कोरोना की जो सूरत हाल है, अभी जो नए उनके प्रेसिडेंट बने जो बाइडन, वो भी जो है यही अपनी पहली तकरीर में बात कर रहे थे कि इस पर काम करना है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है अमेरिका जैसे मुल्क के लिए। तो हम तो फिर भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो भूख के मामले में परेशान हैं, यहाँ पर तालीम के हवाले से लोगों को बड़ी परेशानी है। तो डू यू थिंक कि इस ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो दूसरा साल शुरू हो गया है, हम बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे अगर इसी तरह से इस साल भी मामला चलता रहा? देखिए, एक तो बहुत बड़ा चैलेंज था पिछले साल, जब आपको पता ही है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी वो तैयार हों
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से HEC ने इनिशिएटिव लिया और पुश किया तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए। शुरू में तो आपको पता है काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क भी उठे कि भाई ना बच्चों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत भी नहीं है, जहाँ पर बुनियादी सहूलतों पे उस तरह हमारे पास मुहैया नहीं है, तो वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज़ पर उस बैंडविड्थ की पर उनको टीचर्स की ट्रेनिंग और कंप्यूटर्स चाहिए। जाहिर बात है जब पूरा माशी साइकिल ही ब्रेक हो गया हो तो वहाँ पे नई स्पेंडिंग करना बच्चों के लिए चैलेंज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हुआ है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उस किस्म की रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही जो एक फ़िज़िकल फ़ेस टू फेस बातचीत में या लर्निंग होती है, उस तरह का एक्सपीरियंस डेवलप करना मेरे ख्याल से अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता हो। लेकिन जो उसका जो हमारा जो मकसद ये है कि कम से कम नुकसान हो बच्चों की तालीम का। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हम उसको लास्ट टाइम भी डिस्कस करते थे, जिस तरह यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, कॉलेज लेवल का है, उसको पता है कि मेरा करियर दाव पे लगा हुआ है, मुझे आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, मुझे ये ग्रेड्स लेने हैं, मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए ये माइलस्टोन्स हैं, तो वो तो पढ़ेगा, वो टाइम भी देगा क्योंकि उसका करियर है। अब एक छोटा बच्चा है, लाइक वो 4-5 या मॉन्टेसरी का है, अब उसके लिए ऑनलाइन क्लास देना है, लाइक आप सोचिए कितना मुश्किल है, क्योंकि उसको तो फिक्र नहीं है, मतलब उसको टेंशन नहीं है उस तरह से, वो वैसा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पेरेंट्स आर लाइक वेरी कंसर्न कि ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसका कोई सिस्टम नहीं जनरेट किया गया और एकदम से चीज़ मुसल्लत कर दी गई। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन देखें उस फिजिकल टीचिंग का नेमल बदल तो नहीं है। ट्रू, मैंने वही कहा, और छोटे बच्चों को जाहिर बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर ज़्यादा आ गई कि बच्चों पे नज़र रखे, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आया है क्योंकि घर में महदूद होकर रह गए हैं, फिर जो ना उस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी बाहर हो सकती हैं और जो उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है स्कूल में, सिर्फ तालीम के अलावा जाहिर बात है दूसरे से मिलना जुलना, एक सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं, तो वो चीज़ आपको सोशल गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग होती है, आपको जो है और बच्चा रिस्पांस कर सकता है, टीचर देख के उसको अपना जो है वो उसको देख के इंगेज कर सकता है, यानी कोई उसके मूड के देख के, वो चीज़ तो ऑनलाइन लर्निंग में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो बेचारे पेरेंट्स पे मेरे ख्याल से ज़्यादा ओनस आ गया है कि वो बच्चों के साथ बैठे हैं, इंश्योर करें कि उनकी भी दोबारा से पढ़ाई शुरू हो गई है। अच्छा, अभी जो फैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यूनिवर्सिटीज कब से ओपन हो रही हैं दोबारा? जी, NCOC की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें 1 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़ के खुलने का एहतमाम हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह ताला फिर फाइनल डिसीजन आता है इंशाल्लाह। एंड फिर एग्जाम्स और जो सेमेस्टर्स हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा? अगर डिपेंड करता है वो किस तरह अलाउ करते हैं, SOPs के साथ जाहिर बात होता है फिज़िकल एग्जामिनेशंस एग्ज़ाम की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक 350 से ज़ायद एकड़ पे मुश्तमिल है, तो वहाँ पे SOPs पे इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए कदरे आसान है। तो इस फिजिकल्स पे हाँ आप लोग हम खुद भी गए थे पर्सनली, एंड इट्स अ बिग प्ले, बहुत बड़ी जगह है, और वहाँ पर डेफिनेटली जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जो SOPs दी गई हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सिस्टम वो भी है ना कि गली मोहल्लों में भी स्कूल्स खुले हुए हैं, ठीक है, एक एक घर में लोगों ने एक एक रूम के अंदर क्लासेस बनाई हुई हैं, और जो एक छोटा बच्चा है, अगेन वही कंसर्न आ जाता है कि वो कितनी एहतियात कर लेगा। सो ये सारे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं जिन पे बात हो रही है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ऑनलाइन सिस्टम की एक वैल्यू भी आ गई इस कोरोना के दौर में। इससे पहले आप देखें दुनिया भर में जो है ऑनलाइन एजुकेशन लोग ले रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। तो डू यू थिंक ये अब एक्सेप्टेंस आएगी और हम इसको बेहतर तरीके से आगे भी प्रिवेल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल इसकी प्रिवेलेंस रहेगी और इसकी अहमियत अपनी जगह पर रहेगी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि मुस्तकबिल अगले 2-3 सालों में क्या हालात रहते हैं। उस हवाले से ऑनलाइन लर्निंग हमेशा से जो है एक अहम जुज़ रहेगा तालीम का, फिज़िकल तालीम के साथ साथ ऑनलाइन, क्योंकि आप देखें एक लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो सकता है, बच्चा अपनी सहूलत पे जाके बाद में किसी भी वक्त पे जाके कर सकता है। ये जो उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं वो उसको तो पूरा अवेल करना चाहिए। राइट, लेकिन अब जिस तरह से मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको एक बात में 3 बार सवाल पूछना होता है, ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो तो ऑनलाइन एजुकेशन में अक्सर परेशान हो जाता है कि यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स जब आप सुन रहे होते हैं, आप अच्छा इसमें आपका टाइम भी अच्छा, जब भी आप फ्री हुए आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो आपने सुन लिए, इट्स अ गुड सोर्स, आप बुक से भी पढ़ रहे हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन रहे हैं, कहीं से आपने नोट्स उठा लिए, तो मल्टीपल
मल्टीपल सोर्स से जब आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट ले पाते हैं। लेकिन फिर ये वाला जो इस तरह का जो स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, जो क्लियर नहीं कर पा रहा उस पॉइंट को, उसके लिए फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, उसमें देखें दो होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स है कि आपको पता है क्लासेस में बेचारे जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो हर सवाल पर हर बात सवाल का जवाब देने के लिए और हर सवाल पूछने के तैयार थे। कुछ होते नहीं करते। ऑनलाइन लर्निंग में अच्छा ये उनको एडवांटेज हो सकता है क्योंकि उसमें पता तो नहीं चल रहा होता, आपने सिर्फ वो टाइप कर देना क्वेश्चन, क्योंकि लाइव इंटरेक्टिव सेशंस भी चल रहे होते हैं, नीचे उनसे सवालात का होता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने ये किया कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग से बनाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ वो जूम के थ्रू यहाँ होते हैं, वो पूरा वर्चुअल क्लासरूम उन्होंने बनाया होता है। जो चीज़ आप फिजिकली आप एक क्लासरूम में कर सकते हैं वो वर्चुअली सारी पॉसिबल। तो अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन करने का ऑप्शन बिल्कुल आ होता सकता है। है। अदरवाइज रिकॉर्डेड में ये है कि फिर वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें और आप दोबारा से उनकी वेबसाइट पे या उस पेज पर जाकर आप क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसे ही है इसी तरह ही अगर डिज़ाइन भी किया जाता है। अगर 3 घंटे का सेशन है तो 40-45 मिनट अगर टीचर ने कोई प्रेजेंटेशन दे दी है लेक्चर में, उसके बाद उसके डिस्कशन इंटरेक्टिव सेक्शन भी होते हैं ताकि नॉलेज को कंसोलिडेट किया जाता है। उसके फॉलोअप सेशंस भी होते हैं। मैं और भी कहीं पर अपने न्यूज़ चैनल पर ही सुन रही थी कि बच्चों का ये भी कंसर्न था कि जी जब एजुकेशन ऑनलाइन दिया इस साल तो फिर एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ले, हमने नहीं जाकर जो है ना वो पेपर पर लिखना है और इस तरह से करना है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या बेहतर है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों या सेमेस्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन हो इस बार? आपकी क्या राय है? आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं इस हवाले से? देखिए ऑनलाइन एग्जाम्स हमारे पास यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं। वो अलग बात है कि रादर देन दे आर डूइंग फ्रॉम होम दे विल कमिंग टू द यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आके उनको हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, वहाँ पर आके वो ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं। तो वो ये तो आप लोगों के पास मौजूद है ना, बट अगर हम और बाकी सारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हर जगह पर तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बट व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या इस बार इस तरह का सिस्टम फॉलो किया? क्योंकि लास्ट टाइम तो ये था कि उन्होंने नेक्स्ट लेवल तक या नेक्स्ट क्लास में बच्चों को भेज दिया था। इस बार ये कह रहे हैं कि विदाउट एग्जाम ना प्रमोट किया जाएगा ना नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे मेरे ख्याल से तो उनको बुला के एग्जाम लेना चाहिए ताकि बच्चे की एक असेसमेंट हो जाए। हाँ, असेसमेंट हो और उसमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है, वेरी करता है उसके टॉपिक टू टॉपिक या सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, लेकिन ये कि उसकी असेसमेंट तो होनी चाहिए। राइट जनाब, सो होप फॉर द बेस्ट कि कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होगा पाकिस्तान तो डेफिनेटली फिर वो एक अवेयरनेस आएगी बच्चों में, शऊर आएगा तो वो अपने लिए भी कुछ करेंगे और फिर इस मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, विश यू ऑल द बेस्ट। माशाल्लाह से बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है हमदर्द यूनिवर्सिटी, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और पाकिस्तान को बेहतरीन जो है वो आप लोग एजुकेशन के हवाले से बच्चे प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड एवरी वीक एक सेगमेंट हम आपके लिए रखते हैं फिटनेस के हवाले से, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के हवाले से। अगर आप अपनी बॉडी के को लीन करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, हमेशा लाइफस्टाइल हेल्दी रहने की बात होती है। सो इस सेगमेंट में भी आप कुछ अच्छी बेहतरीन एक्सरसाइज सीखेंगे जो बहुत सिंपल हैं, आप घर में इजीली कर सकते हैं। आज शोल्डर एक्सरसाइजेज जो हैं वो हमारी एक्सपर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं हिना भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप हिना? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सो स्टार्ट करें। आज आप बता रही हैं शोल्डर की एक्सरसाइजेस। जी, अपर बैक वर्कआउट होगा जिसमें आपके शोल्डर, बाइसेप, आर्म्स और आपका बैक इन्वॉल्व होगा। Okay, ना, right. सारे मसल्स को मिक्स एक्सरसाइज बताएंगे। Right. 4 to 5 एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहले वार्म अप करेंगे। यस एग्जैक्टली। फर्स्ट वार्म अप होगा शोल्डर वार्म अप, आर्म सर्कल। राइट, आप लोग भी खड़े हो जाइए, साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए। ओके एंड बिग आर्म सर्कल। अच्छा, कुछ लोगों को इतना शोल्डर में पेन होता है कि इस तरह से राउंड नहीं हो पा रहा होता, बट इट्स ओके। आपने जितना होता है, जितना हाथ उठता है, आपने उतना करना है। राइट, इट्स लाइक अ क्लैप। हाँ, यस, क्लैप, फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन, जस्ट वार्म योर मसल्स। राइट, एंड शोल्डर सर्कल, शोल्डर सर्कल। सर्कल। राइट, ये वार्म अप है और बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है।
एंड अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जैक्टली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइजेज जो हैं वो बैंड वर्कआउट बताऊंगी जो कि घर पे इजीली अवेलेबल होते हैं, मार्केट से भी मिल जाते हैं। ठीक है। इट्स नॉट वेटेड नहीं है, डंबल्स से थोड़ा लाइट होता है। ठीक है, है। इजीली कर सकते हैं। ओके। फर्स्ट शोल्डर एक्सरसाइजेज होंगे। बैंड को रिसिस्ट हाइट करनी है, ओपन, जस्ट स्ट्रेच देना है आउटसाइड। ओके। और आपकी जो हैंड्स हैं वो आपके शोल्डर के अलाइन होने चाहिए, ना कि फेस के यहाँ तक जाए। Okay, स्ट्रेट right. एंड ओपन क्लोज। इस तरह से ये आप देखें, बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना। एंड ये कितने टाइम्स करना है? 12 to 15 रैप। ओके। एंड रिपीट 3 टाइम रिपीट करना है, मींस 3 हर times. एक्सरसाइज को 3 टाइम रिपीट करना है, देन 15 टाइम्स करना है आपने, फिर स्टॉप करेंगे अगेन 15 टाइम्स। इस तरह से आपने 3 बार करना है ये सेम पोस्चर। ओके, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज शोल्डर प्रेस। स्ट्रेट आर्म्स अप होंगे, प्रेस बैक, स्ट्रेट, इंटरेस्टिंग। प्रेस बैक। ऐसे हाथ जाएगा ऐसे पीछे? हाँ, बिल्कुल जाएगा और बहुत अच्छे से जाएगा। यस। तो आपने ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है। एंड जिनको फ्री शोल्डर है या इस तरह का प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उनके लिए बिल्कुल तो वो भी थोड़ा allow सा नहीं है। हिट तक ही ला सकेंगे। उनके लिए ये वर्कआउट ही नहीं है। उनके लिए वर्कआउट ही नहीं है जिनको शोल्डर का प्रॉब्लम रहता है। जिनका सर्वाइकल इशू है या जिनके शोल्डर फ्रीज रहते हैं, उनके लिए ये वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं होता। Okay, वो ये नहीं करेंगे। घर पे करे भी ना। राइट। वो फिर एक्सपर्ट जो उस टाइम पर जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करें, फिर वो आपको बताएंगे कि आपको क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आज बैंड के साथ। अगेन नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप अपना मींस शोल्डर पे बैंड रखें, यहाँ फिक्स करेंगे एंड गिव्स कर्ल, बाइसेप कर्ल विदाउट डंबल्स। इसको ख्याल से पकड़िएगा वरना आप खुद को ही जो है ना अपनी पिटाई हो जाएगी आपकी। अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना तो बस खुद आप अपना हिसाब किताब, कभी कभी खुद से भी शिकायतें होती हैं ना, वैसे आप पूरी कर सकते हैं। राइट, कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सो आपने हैंड को स्ट्रेट करना है, यहाँ बैंड फिक्स करके आप कर्ल इजीली कर सकते हैं। ओके, राइट। और ये कितने टाइम्स करना है? 12 to 15 रैप। ओके, 12 to 15 टाइम्स करना है आपने। और एक बार 12 या 15 सेट कंप्लीट करें, फिर थोड़ा सा रेस्ट दें। इस तरह 3 टाइम्स आपने इसको रिपीट करना है। एंड ये लेफ्ट राइट दोनों पे सेम तरह से वन बाय होगा। वन। ठीक है। नेक्स्ट इज बैक रोज। बेंडिंग पोजीशन होगी, स्लाइटली बेंड, स्ट्रेट, स्ट्रेच देना है पहले बैंड को एंड बैक रोज स्ट्रेट डाउन। अच्छा, नीज को लाइट सा बैंड Slightly करना bend, है, स्लाइटली बैंड। और आपकी बैक स्ट्रेट बैक रहेगी। स्ट्रेट रहेगी, फेस फ्रंट पे रहेगा। ये बैक रोज। अच्छा, ओके। और ये आप लोग समझ गए। थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन को चेंज करें ताकि आपकी की जो लेग की पोजीशन थी वो भी सब देख सकें, और फिर आप इसको रिपीट कर दीजिएगा कि इस पोस्चर को कैसे करना है, क्योंकि अगर पोस्चर ख़राब होता है तो उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पेन ठीक हो है, सकती है, इंजरी हो सकती है। ये देखें आप, इन्होंने स्लाइटली नी को बैंड किया है और उसके बाद ये देखिए आप, और इससे बहुत अच्छे जो है ये शोल्डर एंड ये जो ब्यूटी बोन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। बट इट विल टेक टाइम, यू नो, आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये सब चीज़ें करनी होती हैं। ओके जी, ना। एंड द लास्ट ट्राइसेप बैंड आपको पकड़ना है, ठीक है, पीछे से। ये पोजीशन है, एल्बो स्ट्रेट। ओके, इट्स ट्राइसेप, इट्स ट्राइसेप। ओके, राइट। इस तरह से आपने लेफ्ट भी करना है और फिर राइट भी करना है, और आपने इसको भी रिपीट करना है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइजेज हैं जो आपने कहा कि अपर बैक की है, शोल्डर की है, ये डेली आपको अपनी जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ इनको मिक्स करना है, या आप वीक में 2 दिन डिसाइड कर लेते हैं कि अपर बैक करनी है, लोअर बैक करनी है? इस तरह से भी डिजाइन किया जा सकता है। अगर आप वीकली प्लान कर रहे हैं तो आप डिफरेंट मसल्स को कैटेगरी में कर लेते हैं कि मंडे हमारा शोल्डर है, ट्यूसडे हमारा प्रेस एंड पुल है। लेकिन अगर आप ये लाइट वर्कआउट होता है, अगर आप घर पे भी डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू। अच्छा, ओके। अच्छा, वो लोग जिनको थोड़ा सा नेक में प्रॉब्लम होता है, लाइक सुबह उठ के अक्सर ऐसा होता है ना कि आपकी नेक स्ट्रेच हो जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, अगर आपको लग रहा है कि मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुए हैं या प्रेशर है, तो आप कर सकें अर्ली ऑन योर बेड, ताकि आप थोड़ा अपनी नेक को या अपने मसल को, शोल्डर को थोड़ा रिलीज कर सकें? मॉर्निंग स्ट्रेचिंग होती हैं, आप शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हैं, नेक स्ट्रेच कर सकते हैं। वो कैसे होगा?
सिंपल आप मीन्स अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो आप प्रॉपर योगा पोज में बैठेंगे, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो स्ट्रेट खड़े होकर आप सिर्फ नेक अप एंड डाउन करेंगे। ओके, स्लो मूव। यस, बहुत स्लोली, आपकी अपनी गर्दन है, ठीक है, प्यार से। सेम लेफ्ट एंड राइट मूव होगा। ओके, दिस इज वेरी इजी। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप बैठ कर जो है इस एक्सरसाइज नेक्स्ट को आप बहुत स्लो मूव शोल्डर मूव Okay. कर सकते हैं, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। इससे बहुत रिलीफ मिलेगा आपके नेक मसल्स को। ओके, क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये ओके, देन आप स्लाइडली नेक स्ट्रेच कर सकते हैं, अपना हाथ जो है वो एयर के पास पुट करेंगे एंड स्लाइडली प्रेस। बहुत लाइट प्रेस करना है, एकदम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। Okay. सेम अदर साइड। राइट। अच्छा, ये जो है एक्सरसाइज, ये जो आपको ये जो जॉ लाइंस का जो होता है कि जॉ लाइन होनी चाहिए, वैसे तो मेरी भी नहीं है, लेकिन इसके लिए भी ये एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होती है। फेस स्ट्रेचिंग भी होती है आपकी इन सारी एक्सरसाइजेस से। अच्छा है ना, क्योंकि हम शोल्डर्स और ये सब डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत लीन होते हैं, लेकिन ये जो आपके ब्यूटी बोन्स होती हैं या कर्व्स होते हैं, वो चाहते हैं कि ये भी थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। तो आप उसके हवाले से भी कुछ बताओगे, कुछ खास पॉस्चर या कुछ खास एक्सरसाइजेस जो रूटीन में की जाएं तो ये आपके थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए ब्यूटी बोन्स? इसकी वही स्ट्रेचिंग्स ही होती हैं, मीन्स स्लाइड पे में करते हैं हम इजी स्ट्रेच, जिससे ये चीज़ हमारी प्रोमिनेंट होने लग जाती है। अच्छा, वो क्या है? सिंपल 2 से 3 स्ट्रेचिंग में बता देती हूँ इसकी। ट्रायंगल फ्लाइज है, एल्बो टच करने हैं, कि आपको स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड इट लुक्स सो गुड जब आपकी ब्यूटी बोन्स जो हैं वो एनहेंस होती हैं। इट्स वेरी इजी, आपने इसको इस तरह से करना है। एल्बो टच करना है ओके, एंड स्ट्रेच बैक, ओके, फुल स्क्वीज ठीक, एंड स्क्वीज। राइट। एंड ये भी कितना 10 टाइम्स 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे, देन 3 टाइम रिपीट करेंगे सेम एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट एक और स्ट्रेचिंग है, आप पीछे से अपने हाथ पकड़े, स्ट्रेच अप, ये प्रेशर देना है, स्क्वीज। ओके, मतलब लाइक इस तरह से कि आपको झटका ना आए, लेकिन आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए कि मसल जो है वो पुल हो रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बिकॉज वो लोग जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे होते हैं, यहाँ भी जो आपने बताई है वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस, ठीक है। होता क्या है कि एक्सरसाइज करने से उनका बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाता है शुरू में, या वो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाते हैं, या उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ उनको डीमोटिवेट करती है। वो कहते हैं कि नहीं जी, अब क्या करना, फिर दोबारा से पेन होगा। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ऐसी कंडीशन है, अगर बहुत ज़्यादा सांस फूलता है आपका, या आपको बहुत पेन रहता है एक्सरसाइजेस के शुरू के दिनों में, तो क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सरसाइजेस के शुरू के दिन में अगर आप हाई इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपके जो है वो हार्ट रेट बढ़ता है, वो कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और स्टेमिना बिल्डअप होने में 1-2 वीक्स लगते हैं, मीन्स 2 वीक्स तक वो स्टेमिना नहीं बिल्डअप हो सकता, ना वो अपना हार्ट रेट कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मस्कुलर पेन भी होता है, बोन्स पेन भी हो जाता है। अगर बोन पेन हो जाता है देन इट कुड बी डेंजरस, बट अगर मस्कुलर पेन है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी उस चीज को यूज टू हो रही है, वो हैबिचुअली अडॉप्ट कर रही है। Okay. तो उससे डिसहार्ट नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, कंटिन्यू रखना है 1 मंथ तक। आफ्टर 3 वीक्स ये है कि बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, ठीक है। तो कोई अगर problem नहीं 1 होगी। वीक तक भी चीजें नहीं कंट्रोल होती, देन फिर आप डिस्कस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अदरवाइज 3-4-5 दिन बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आपको अच्छा लगने लगता है, राइट। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड अभी जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले ज़बरदस्ती एक्सरसाइजेस फिटनेस के हवाले से आप देख रहे थे। हमेशा मैं बात करती हूँ लाइफस्टाइल के हवाले से कि आप फिट होंगे, आप हेल्दी होंगे तो आप अच्छे लगेंगे। तो आपने अपनी इनर ब्यूटी पे काम करना है, एंड इसके साथ साथ आउटर ब्यूटी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 सिंगार के बगैर हमारी ज़िंदगियाँ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। सो येस, एक सेगमेंट जिसमें कुछ एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि विंटर्स में बिकॉज शादियों का भी सीज़न होता है, आगे बाहर आ रही है, तो बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो बैक टू बैक चलते रहते हैं। एंड इवेंट ना भी हो
तो आप कहीं पर भी जाते हैं तो आज हर शख्स चाहता है कि मैं अलग लगूं, खूबसूरत लगूं, अच्छा लगूं। तो आप सिंपल घर में भी कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं कि आप अपनी स्किन केयर रख सकते हैं, आप सिंपल मेकअप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सो मैं वेलकम करूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करेंगे ये थैलेसीमिया किड्स जो हैं, उनके हवाले से एक स्कूल है, वहाँ पर ये एज ए टीचर उनको पढ़ाती भी हैं। इसके अलावा हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया आदिल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एंड ज़िबारिश सलोन से हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह से अभी इन्होंने कंपटीशन भी विन किया है। नाजिया नाज, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को वेलकम करते हैं। शाज़िया जी, थोड़ी सी बात करना चाहूँगी मैं, फिर हम ब्यूटी पे बात करेंगे। बिकॉज थैलेसीमिया एक बड़ा ही ख़तरनाक मर्ज़ हो चुका है, अब इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो कुछ थोड़ा सा बताइए, ये जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनके साथ आप काम कर रही हैं, व्हाट इज़ दिस इशू एंड कितना अरसा हो गया आपको? ये थैलेसीमिया चाइल्ड के साथ मुझे अभी ये कहते हैं 2 साल हुए हैं इनके साथ वर्क करते हुए। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है, और जहाँ पे इस तरह के बच्चे या इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो है मेडिसिन दी जाती है, उनका सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि सब जानते हैं कि थैलेसीमिया की जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है और वो मतलब किसी एक आम नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो उसको बेयर कर सके। तो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है कि ऐसे बच्चों को जो है मुफ्त उनको दवाएँ दी जाती हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनके ब्लड जो चेंज होना होता है, वो सारे मामला, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, उनकी खुराक का ख्याल करना। तो ये इस तरह के बेशुमार इदारे हैं जो ऐसे बच्चों के लिए काम करें। बिकॉज थैलेसीमिया बस कहते ये हैं कि एक टेस्ट है, शादी से पहले आप दो जो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो बनने जा रहे हैं रिश्ते में, वो दोनों अपना टेस्ट करा लें। अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो चांस बहुत ज़्यादा होता है कि आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इसलिए एक अगर माइनर है, दूसरा नॉर्मल है, तो शादी हो सकती है। अदरवाइज दोनों माइनर हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और फिर उस बच्चे की ज़िंदगी रिस्क पर होती है, क्योंकि उसका खून बनने का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसको हर महीने या अक्सर 15 दिन में भी खून की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें एहतियात करनी है। इस पे कानून साजी की गई, लॉ बनाया गया, लेकिन वो लॉ फाइल्स में बंद हो चुका है। हम उस पर बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करते। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये भी बात हुई थी कि निकाह नामा के साथ जो है ये रिपोर्ट जानी चाहिए रजिस्ट्रार के पास। जी बिल्कुल, ये टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इससे सिर्फ देखिए हम इसी तरह अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को बचा सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। और वाहिद हल जो है सिर्फ वो ये है कि आपने अवेयरनेस देनी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है कि थैलेसीमिया क्या है और इससे बचाव का क्या तरीका है। सिंपल एक टेस्ट है, वो टेस्ट करवाइए और आप उसके बाद ब्लड टेस्ट सिर्फ एज अ बिल्कुल नॉर्मल ब्लड टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो क्योंकि मौजू ऐसा था तो मुझे लगा कि ये दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि ये आवाज़ आप तक जानी चाहिए। एंड प्लीज़ ज़रा ख्याल कीजिए अपनी आने वाली नस्ल का। एंड जब हम नाजिया से बात करते हैं, नाजिया माशाल्लाह से ब्यूटीफुल हेयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रा राज बताएं इतने लंबे बालों का। इन पे कड़ी मेहनत है। कड़ी मेहनत है, क्या है वो कड़ी मेहनत? कड़ी मेहनत, इनकी केयर बहुत की जाती है। इनमें ऑयलिंग अच्छे से है। कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं आप? मेरा अपना ही हर्बल ऑयल है। ओके। और जिसमें सब हर्ब बन के उसको मिला के मैं बनाती हूँ, जो बालों को सियाह भी करते हैं और ग्रोथ भी अच्छी करती है। अच्छा, लेकिन ये भी होता है ना, कुछ लोगों का फैमिली भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी है मेरी। आपकी मम्मा के भी अच्छे मेरी बाल अम्मी हैं? के भी, मेरी आंटी के भी खानदान में बाल अच्छे, मेरी नानी के भी बाल बहुत अच्छे थे। ओके। अच्छा, ये भी होता है कि आप अगर बालों को कोई केमिकल ना लगाओ तो भी कहते हैं कि बाल सेफ रहता है। तो आपने कभी कोई नहीं, मेरे बालों में सिर्फ जस्ट फॉर रिबॉन्ड हुआ है। अच्छा। और इसके बाद मैंने कोई ना कलरिंग ना कुछ, ये नेचुरली ही कलर है मेरे बालों का अपना। माशाल्लाह, इसमें कोई कलरिंग नहीं हुई है। लुकिंग ब्यूटीफुल। काले स्याह बालों का राज जो है वो भी उसकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन फैशन डाई की अपनी फैशन डाई की बिल्कुल। तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आखिर फैशन में क्या कुछ है बालों में और मेकअप में, इस पे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक जियोठा पाकिस्तान में। नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एंड हम कुछ ब्यूटी के हवाले से बात कर रहे थे कि इस मौसम में जहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। आपको ऑफिस जाना है, आपको फैमिली में जाना है, गैदरिंग्स हैं, डिनर्स हैं, सो आप अच्छे लगें, खूबसूरत लगें। सो आप लाइट किस तरह से खुद अपना मेकअप कर सकते हैं, अपने बालों की सेटिंग कर सकते हैं। एंड वी हैव विद अस शाजिया आदिल एंड नाजिया नाज। आप दोनों को फिर से वेलकम करते हैं। अच्छा नाजिया, बिकॉज माशाल्लाह से यू आर रनिंग योर ओन सैलून, सो अच्छा, लेस इज़ ब्यूटी, ये एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है और इसमें बहुत सारे राज पोशीदा हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आपके पास कोई क्लाइंट आती होगी तो कुछ ऐसी होती होंगी जो कहती होंगी कि बस मुझे गोरा कर दो और मैं अलग लगूं। अलग लगूं, बिल्कुल ऐसे भी क्लाइंट हैं। और फिर ऑन क्लाइंट डिमांड पे भी हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा। उनको फिर डिफरेंट ही दिखाना पड़ता है सही। कि जो उनकी विश है, उनकी विश पे हम पूरा काम कर सकें। और इस तरह के भी क्लाइंट है, वो कहते हैं जो हम हैं वही हम रहें, हल्के से और feature लाइट, enhance हो हाँ जाए। बस हमारे फीचर इनहेंस रहे और लाइट सी बेस के साथ हमारा लाइट सा मेकअप हो जाए, तो इसलिए राइट। अच्छा शाजिया, बिकॉज लाइक एज यू आर वर्किंग वुमेन, आपको डेली जाना होता है, सो डेली मेकअप करना है, बालों की केयर करनी है। सो व्हाट यू सजेस्ट कि क्योंकि आप खुद भी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अगर बस जस्ट फेस पर अप्लाई कर लें तो यू लुक गुड, आप इट्स गुड टू गो? बहुत आराम से मुख्तसर से सामान, 4 चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप इजीली जो है वो बहुत क्या-क्या? अच्छा सा जो है आप अपना मेकअप कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का इस विंटर में जो आपके पास मॉइस्चराइज़र होना चाहिए का, True. ठीक है। आपका मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा रहेगा तो आपकी स्किन जो है हेल्दी और ग्लो लगेगी। Right. क्योंकि जब तक स्किन आपकी हेल्दी ग्लो नहीं लगती, आप कितना भी मेकअप कर लीजिए वो फिर नहीं जचता, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा सा किसी भी बेस सेट भी नहीं, आपको आपकी स्किन भी नहीं अच्छी लगती होती। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये कि एक बहुत कोई अच्छी सी कंपनी का, आप हाई ब्रांड या हमारी लोकल ब्रांड्स भी बहुत अच्छी हैंगी, उनका कोई एक बेहतरीन अपनी स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन ले लीजिए, ठीक कि है। जो आपके स्किन और आपके नेक और स्किन को दोनों को एक जैसा दिखाए। इस अच्छा, तरह का लेकिन अब फाउंडेशन। इसमें भी ना एक लंबी रेंज है। आपने, हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं, डेफिनेटली आई कैन नॉट मैंशन द ब्रांड हेयर, बट क्या क्या प्रोडक्ट्स यूजुअली आप यूज़ कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो वैक्स बेस आती हैं, इसके साथ साथ जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, बट कहते हैं बड़ी अच्छी आती है स्क्रीन पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर बहुत ज़्यादा आपके स्किन को डेली यूज़ में नुकसान करते हैं। आई यूजुअली मैं लिक्विड बेस यूज़ करती हूँ, उसको बिल्कुल। हल्का सा लगा के। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, रूटीन में कौन सी बेस यूज़ करनी चाहिए? रूटीन में आप बहुत ही लाइट बेस, और अगर आपकी बेस ऑर्गेनिक, आजकल बहुत अच्छी ऑर्गेनिक बेस आ रही है जिसके लगाने से हमारी स्किन डैमेज नहीं होती है, ठीक है। तो आप वो अपनी बेस को आप यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें अपनी स्किन के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा उस तरह चले जाते हैं बजट पे। अगर आप एक इन्वेस्ट अच्छी जगह कर लें तो आई थिंक आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। और अगर आप एक बेस लेते हैं तो काफी काफी टाइम टाइम लगता चल है। जाती है आराम से। और एक और बात, मेकअप की एक्सपायरी भी होती है, ठीक है, ये भी ना सोचा जी। करें। अच्छा, किसी किसी में नहीं होती है, किसी किसी ब्रांड में नहीं भी होती है, लेकिन किसी में ओपन करते हुए हो जाती है। इस तरह से। तो ये इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है आपने। सेकेंडली ये कि वन मोर थिंग, अब आपको जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनमें बहुत अच्छी बीबी क्रीम्स भी मिलती हैं। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन या ऐसा नहीं है, स्कार्स वगैरह, तो आई थिंक बीबी क्रीम इज आल्सो बीबी क्रीम आपकी कवरेज अच्छे से कर लेती, लाइट बेस बना के आपको बहुत अच्छा एक नेचुरल लुक दे देती है। नेचुरल लुक, बिल्कुल। डेली बेसिस पे आप वो यूज कर सकते हैं। सकते लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपकी इंटरनल अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। बीबी क्रीम भी तभी सूट करेगी। बिल्कुल, स्किन केयर रूटीन अच्छी होनी चाहिए। तो वो ख़वातीन जो डेली मेकअप करती हैं, ठीक है, एंड ये ज़रूरत है उनकी। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनको डेली अभी हम जो डेली केयर है वो कैसे होनी चाहिए स्किन की? क्लींजिंग मस्ट होनी चाहिए। रोज़ाना अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो उसको फिर आप लास्ट में क्लीन करें। ओके। और क्लीन करने के लिए आपने मेकअप रिमूवर ही यूज़ करना है, ना कि आप उसको किसी भी कहते हैं पानी से और कहते हैं सोप से आपने वॉश करना है। पहले अच्छे से वाइप इवन कीजिए। फेस वॉश से भी नहीं होता, नहीं होता, बहुत अच्छे से पहले जो है ना वाइप कीजिए फेस से पूरा। आप अपना आई से और अपने कहते हैं चिक्स से, फॉरहेड से पूरा मेकअप आपने जब वॉश कर ये क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद फिर कोई अच्छा सा जो है आप फेस वॉश यूज़ कीजिए। फिर फेस वॉश के बाद जो है आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पे लगाना है। मतलब एक अपनी जो है ना नाइट रूटीन वो बहुत अच्छी कर ले। 24 आवर्स में जो है सिर्फ आप अगर नाइट रूटीन भी आप अपनी अच्छी कर लेंगे ना तो बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट, वो आपकी स्किन अच्छी होने लग जाएगी। जिस तरह अभी ये बता रही थी कि मेकअप से पहले भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट
कि आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, लाजमी लगाना चाहिए आपको। एंड इसके अलावा आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, टोनर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अपने लिप्स को हाइड्रेट करें, मुख्तलिफ तरह की जेलीज आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। देन इन्होंने फाउंडेशन का जिक्र किया, बीबी क्रीम है आप वो यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड थिंग जिसका आप 4 चीज़ों का जिक्र करें? जी, थर्ड थिंग हमारे पास है ब्लश ऑन। ओके, एक बेहतरीन किस्म का ब्लश ऑन होना चाहिए, आपके जो है चेक जो है बहुत ही खूबसूरत लगे। कुछ भी ना किया हो, हल्की सी बीबी क्रीम लगाई और आपने ब्लश ऑन लिया और बस चेक पे लगाया और नोज़ पे लगाया, तो आप एकदम से जो है ना खूबसूरत नजर आने लगते हैं, खूबसूरत लगने लग जाते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी? थर्ड इन क्या चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल, जिस 4 चीज़ों में मेकअप मुकम्मल हो जाए। हाँ, और अपना मस्कारा मत भूलें। मस्कारा ना भूलें। मस्कारा मत भूलें। आई को Okay. प्रोमिनेट करने के, हमने फेस को तो प्रोमिनेट कर लिया है, तो आईज और आईब्रोज को ना भूलें। ओके, आईज और आईब्रोज को ना भूलें। और मैं आपको बताऊं, इतनी मज़े की चीज़ें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वही बात कि आपने ये भी नहीं है कि आपने इतनी सारी चीज़ें ले ली, पैसे खर्च कर दिए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब मैं इनको कैसे यूज़ करूं। एक टिंट है जिसे टिंट कहते हैं, वो आपको पीच में, पिंक में, रोज़ रेड में, मल्टीपल कलर्स में मिलता है। एंड आई थिंक ये एक बड़ी ही मज़ेदार सी चीज़ है। मैं अभी ब्रेक के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी भी। ये इसको आप आई पे लगा सकते हैं, चीक्स पे लगा सकते हैं, लिप्स पे लगा सकते हैं, एंड यू डन। ठीक है। एंड जिस तरह इन्होंने कहा कि मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वक्त के साथ साथ समझ में आती हैं जब आप बहुत पैसे खर्च कर चुके होते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल, है ना? पहले नहीं समझ में पहले नहीं समझ में आती, पहले आप यूथ रेंज में लग जाते हो। ये भी हो क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सबको मेकअप का बड़ा क्रेज हो रहा है। अब देखिए, अगर हाउस वाइफ भी है ना तो उनको भी मेकअप की बड़ी नॉलेज हो गई है अब, क्योंकि ब्लॉगर्स आ गए हैं और बड़ी अवेयरनेस आ गई है। मीडिया हमारा माशाल्लाह से इतनी अवेयरनेस देता है, जैसे हम मॉर्निंग शो है, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उससे जो है हमारे क्लाइंट बहुत अवेयरनेस हो रहे हैं। और उसमें जो इतनी सारी रेंज लेते हैं, फिर वो कहते हैं नाजिया ये चीज़ कैसे लगेगी, इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, आप मुझे बता दें। मैंने ले तो लिया, हाँ, मुझे ले तो पसंद लिया, तो आ मुझे गया अच्छा था। लग रहा था, मैंने उस फलानी ब्लॉगर्स को या मैंने ऐसे वहाँ कहीं यूट्यूब पे या इधर देखा था या मॉर्निंग शो में मैंने देखा था इस तरह से, तो ये मैंने ले तो लिया, लेकिन इसकी एप्लीकेशन सही हो नहीं रही है, वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो देखिए, चीज़ें आप लोग ले भी लेते हैं, बाय कर भी लेते हैं, लेकिन वो रिजल्ट, वो तरीक़ेकार नहीं आता जो एक प्रोफेशनल कर रहा होता है। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बार, अब तो बहुत अच्छे जितने भी नॉर्मली सैलून्स, अच्छे सैलून्स हैं, वो आपको 1 डे या 2 डे क्लासेस भी देते हैं, जिसमें आप पर्सनल ग्रूमिंग सीख सकते हैं, जिसमें आपको पता हो कि आपके स्किन कलर के हिसाब से ये वाला शेड स्किन का बेहतर रहेगा, ये स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक जहाँ हम और चीज़ों पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, हमें पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस ले लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा अगर ऐड ऑन कर दूँ तो पर्सनल ग्रूमिंग की क्लास की बात आई है, तो ज़िबाइश अकेडमी भी है हमारी, वहाँ हम ग्रूम भी करते हैं। ठीक है। और हम इस तरह बेसिक टू एडवांस क्लासेस भी देते हैं, तो जो कोई अगर आप सीखना राइट, तो वो चाहे आप तो सीख सकते डेफिनेटली हैं। राइट, ज्वाइन ब्रेक कर लेते सकते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड ब्यूटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, शाज़िया हमारे साथ हैं और नाज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, और हम बात कर रहे थे कि डेली रूटीन में कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स का अगर जिक्र हुआ, फाउंडेशन का जिक्र हुआ, लाइक हम बीबी क्रीम का जिक्र कर रहे थे, मस्कारा है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं उनको शाज़िया शौक होता है काजल लगाने का, है ना? काजल लगा के उनकी आंखें और खूबसूरत बड़ी लगती हैं, और कुछ जो हैं वो काजल लगाने के बाद अजीब छोटी सी आंखें हो जाती हैं। तो आई थिंक काजल लगाने की भी बाकायदा एक ट्रिक है। बिल्कुल, टेक्निक्स हैं, हर चीज़ की टेक्निक्स है। और काजल जैसे अगर छोटी आइज पे लगाते हैं तो वो वाकई आइज से ना छोटी लगने लगती है, तो आप उसके लिए पे वाइट पेंसिल्स होती हैंगी। ओके, वो आपको यूज़ जो करें। वाइट पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं कि जैसे आपकी आई जो है वो ज़्यादा या कहते हैं ब्राइट नजर आए और बड़ी दिखे। तो वो काजल ना यूज़ करें, वो काजल यूज़ ना अगर करें, उनकी जिनकी आइज छोटी हैं वो काजल यूज़ ना करें, वो अपने जो है कहते हैं वाटर लाइन पे जो है आप वाइट पेंसिल यूज़ कीजिए। ओके, बट इट शुड बी अ गुड ब्रांड, क्योंकि Yes, आँख के always. अंदर आप लगाते हो उसका पार्टिकल रह जाता है और आपकी आई डैमेज होने का खतरा होता है। तो एक अच्छे ब्रांड की पेंसिल ले लें, 1 साल 1.5 साल आराम से चलेगी, वो आपने अपनी वाटर लाइन पर लगानी है।
एंड अच्छा यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने व्हाइट पेंसिल लगाई हुई है और ये खातून जो है वो काजल लगा के बैठी हुई है। अच्छा, मुझे काजल वैसे पर्सनली पसंद है, आज सूट भी कर रहा है आपकी जी, आंखों में। ऐसा लगता है काजल लगाने के बाद आंखों में एक चमक आ जाती है। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। अच्छा, आप ये नोट कीजिएगा। एक अच्छा। टाइम ऐसा आया था, मैंने भी काजल लगाना छोड़ दिया था, तो आंखें एकदम सूनी लगने लगी थी। अब Right. अभी भी देखिए, मैंने लाइनर नहीं लगाया, हाँ। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मस्कारा और काजल लगाया, तो आईज एकदम प्रोमिनेंट हो Prominent हो गए, गए एक हैं। शाइन आ जाती है आईज में। तो मुझे एज ए पर्सनली मुझे पसंद है Personally काजल, पसंद तो एक तरह से लगता है मेरी आंखों में चमक आ गई है, तो वो और मुझे आपको अच्छी लगता है लगती है। मेकअप कंप्लीट हो गया? कंप्लीट है, हाँ। इतना हैवी करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप काजल्स की हेल्प से अपनी आईज को प्रोमिनेट कर सकते हैं तो फिर लाइनर की जरूरत नहीं है। अब वैसे भी लाइनर हमारे मेकअप से थोड़ा सा निकलता जा रहा है, कम ट्रेंड है लाइनर का आजकल, तो इतना इन भी नहीं है लाइनर, तो इस वजह से भी मुझे Right, काजल हाँ, पसंद है। लेकिन अब वो क्या, लाइनर भी डिपेंड्स कि आपकी आई की शेप Shape. कैसी है, आपने थिन लगाना है, थिक लगाना है। डे में बहुत ज़्यादा थिक लाइनर वो इट नॉट सूट्स कि आप बहुत ज़्यादा थिक लाइनर जी, जो है वो बिल्कुल। यूज़ करें, बट ये बड़ा ऑप्शन है कि आप वाइट पेंसिल और काजल यूज़ कर सकते हैं। मैं भी एक चीज़ का जिक्र करी थी कि मेरी बहुत फेवरेट है और आई थिंक ये आपके मेकअप को बहुत कंप्लीट करता है। आप इसको, वो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना कि हमारी अम्माएं बताती हैं कि वो लिपस्टिक ली हाँ, और लिपस्टिक जो है ना वो यहाँ पे भी तीनों लगा जगह ली, लगी। यहाँ पे भी eyes लगाई पे भी, हाँ। और और lips पे lips भी, पे जी। तो ऐसी एक Complete चीज है, makeup। ये देखें। अच्छा, मैं तो इसको Tint बहुत, है ये ये बिल्कुल, दिस इज जी। टिंट, इसको टिंट कहते हैं और ये थोड़ा ये लिक्विड में होता है। इसका ब्रश इस तरह से है, मैं इसे डेली यूज करती हूँ। ये देखें आप, ये मेरी फिंगर पे आ गया है इस तरह से, और इसके बाद व्हाट आई डू इज मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा के, ये देखें मैं बहुत सीक्रेट है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं इसको ऐसे रब कर लेती हूँ, थोड़ा सा नोज़ पे, थोड़ा सा यहाँ, और यही मैं आई पे लगा लेती हूँ और यही मैं लिप्स पे। अभी मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है, वरना आप यही ऐसे लिप्स पे भी लगा सकते हैं। यू आर डन। ये आपको आई थिंक, क्योंकि ये एक ब्रांड है जिसमें आपको थोड़ा सा ये महंगा मिलता है, अदरवाइज आई थिंक ये 1000 से लेके और 5000 तक में आपको जी, ये चीज़ बिल्कुल, मिल जाएगी, आप जो जाएगी। भी ब्रांड ले रहे हैं। तो इट्स सो गुड। अच्छा, अभी शायद आप लोगों को थोड़ा सा शार्प लग रहा होगा, बट थोड़े थोड़े से टाइम में ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट लास्ट। ये आराम से आपको, आपने नॉर्मली आप इसमें मूव ऑन कर सकते हैं, ये चीज़ फिक्स हो जाती अच्छा, है। ये चीज़ ऐसी जितना मेकअप मैं समझती हूँ क्वांटिटी बढ़ रही थी हमारे मेकअप की, कि हम अपनी वैनिटी में क्या हाँ, क्या इतना चीज़ कुछ रखें, रखें। जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह से, तो हम क्या अपने बैग में ऐसी चीज़ें रखें। तो ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है, आप अपने बैग में रख लें, Yes. कैरी करें और इजी रहें आप। हाँ। तो ये आप एनी टाइम अपने पॉकेट में भी इसको रखेंगे तो इजीली आप इसको यूज इजी कर रहेगा सकते हैं। आपको, एंड बहुत ज्यादा नहीं लगाना, आप हल्का जी, हल्का बिल्कुल। यूज करें, इसको टैप करें और ये आपको नेचुरल लुक देगा। अच्छा, एक और भी चीज़ है जिस पे बहुत पैसे खर्च करते हैं लोग, और मैंने भी पहले की, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, इसका ऑल्टरनेट भी हो सकता है। ये जो मेकअप फिक्सर आए थे, बड़ा लोगों ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया ना, 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार के मेकअप फिक्सर, और पहले यूज़ करना नहीं आता था, मैं भी यूँ स्प्रे लगाती थी, ज़ाया हो जाता था। फिर पता चला कि 1 आर्म डिस्टेंस रखना है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इतने महंगे हमने मेकअप फिक्सर अगर यूज़ नहीं करने तो क्या यूज़ करें? देखिए, फिर आप घर में आप इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हमारी होम रेमेडी जो है ना, शाजिया आदिल बहुत अच्छा बताती है, और मैं इनको इस चीज़ के लिए कहूँगी कि आप बताइए, क्योंकि ये जहाँ जाती हैं बहुत अच्छी होम रेमेडी हाँ बताती जी, हैं। क्या शाजिया। है फिक्सर, मेकअप फिक्सर की रेमेडी क्या है? या मेकअप फिक्सर में ये है कि आप ये कहते हैं रोज वाटर यूज कीजिए। मैं भी आप यही use यकीन करिए, रोज वाटर इतना बेहतरीन अच्छा टोनर है आपका, कम बजट में, पॉकेट फ्रेंडली, और सर्दी हो गर्मी हो, ऑल टाइप सीजन, ऑल टाइप स्किन, बहुत अच्छा आपको रोज वाटर भी जो है ना वो आपको 200-300 में एक बॉटल मिल जाती है ये। easily, और अच्छा, कि अगर हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते, वरना हमारी लोकल ब्रांड्स में भी बहुत अच्छे और बहुत ही चीप प्राइसेस पे हैं। चीप प्राइस पे। आप ये उनके मेकअप फिक्सर्स भी हैं, उनके पास जो है कहते हैं मॉइस्चराइजर भी हैं, और इस तरह के primers जो भी हैं। प्राइमर्स भी Primers भी हैं हैं। जो स्किन को प्राइम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में है कि स्किन की केयर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एक चीज़ पर यहाँ विंटर के हवाले से ये कहूँगी कि ऑलमंड जो है, बादाम का ऑयल, ऑलमंड ऑयल जो है वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, वो वो आपके किस लिए, क्लेंजिंग के लिए, या आप कह रही हैं वैसे अप्लाई कर लो रात में? नहीं, वो आपकी क्लिनजिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। आप उसको एज आ कहते हैं अपना स्किन का सीरम भी यूज़ कर बना सकते हैं,
कि उसके अंदर एलोवेरा जेल मिला के और उसको मिक्स कर लीजिए और वो आपका एक ऐसा सीरम बन जाएगा कि रात को सोते वक्त आप डार्क सर्कल पे, अपने चेक पे, पूरे फेस पे लगाइए। आपकी फाइन लाइंस, आपकी एजिंग को कंट्रोल करेगा और साथ साथ आपकी जो डार्क स्पॉट्स हो रहे होते हैं हमारे स्किन पे वक्त के साथ साथ, या कहते हैं सन एक्सपोजर की वजह से जो है स्किन जो है टैनी हो जाती है हमारी, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन हो रही होती है हमें, तो उसमें भी जो है ना ये बहुत ये आपको फायदेमंद help करता है, राइट? आलमंड ऑयल का इस्तेमाल। ये अच्छा, रोज वाटर भी जिस तरह ना आलमंड ऑयल का जिक्र किया, ये अभी आपके बैग में होना चाहिए। व्हेनेवर सम टाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप अपना मेकअप आप कैरी कर रहे होते हो तो आपको लगता है थोड़ा डल हो गया है, तो आप थोड़ा सा स्प्रे करें तो एकदम से ये आपको रिफ्रेश करता है। अच्छा, आपने स्प्रे करने के बाद कभी भी टैप नहीं करना, आप उसको नेचुरल ड्राई होने दें, तो वो आपको एकदम से आपकी बेस को भी फ्रेश करेगा और आपको भी थोड़ा सूदिंग फील होगा, एकदम उससे ग्लो आ Glow जाता आ है फेस जाता पे है। और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो लॉन्ग जाता है। लास्टिंग होता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। once again welcome back यूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एंड वी हैव विद अस शाजिया एंड नाजिया एंड ब्यूटी के हवाले से हम बात कर रहे थे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लेनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। वैसे तो बेशुमार पैलेट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम चीज़ें हों, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो ताकि आपकी स्किन केयर भी जो है वो होती रहो, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। अच्छा नाजिया, वन मोर थिंग, आजकल बहुत ज़्यादा आपके फेस को इन्हेंस करता है हाइलाइटर्स, यू नो। जी बिल्कुल। सो अच्छा, हाइलाइटर को भी लगाने का कि आपने अपनी चीक बोन इन्हेंस करनी है, फेस, इसका भी एक तरीका बिल्कुल कार जी, है। ऐसा ही है। सो ज़रा बताइएगा कि हैंड आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग लाइक अच्छा देखिए, हाइलाइटर्स। आजकल जो हाइलाइटर जो है जिनके बॉन्स ऑलरेडी है वो भी लगा रहे हैं, किस एरिया पे लगा रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पहली जो उनके गाल है एपिल हुए हुए चीक, तो उनको और मज़ीद कर देना। तो आप हाइलाइटर जब भी लगाएं फैन ब्रश से लगाएं या फिंगर से भी लगाएं। मैं सम टाइम फिंगर से भी लगा देती हूँ क्योंकि आप फिंगर से बहुत अच्छा काम कर लेते हो। आप जिस चीज़ को हाईलाइट्स करना चाहते हो, जैसे मेरा इतना बॉन्ड नहीं है तो मैं यहाँ इस जगह को लगा के फिर देन इस साइड पे मैं लगा के इसको कर रही होती हूँ। Okay. ठीक है, नोज की टिप अगर आपने ये प्रोमिनेट करनी है तो नोज पे आपने इस जगह पे लगाना है। ठीक है। या पूरी नोज आपकी थोड़ी फ्लैट है तो फिर आपने कंट्रोल करके फिर सेंटर में आपने इस तरह से लगाना है। देन फॉरहेड अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उस पर आपने इतना सारा लगा ले तो और मज़ीद वो बड़ा लगेगा। तो आपने डिपेंड करना है बिल्कुल इस जगह सेंटर में हल्का सा टच करके और अपने फेस को उसको फोरहेड को कवर करना है। तो इस तरह से बाज़ लोगों का हमारा जो होता है चिन वाला एरिया जो है ये बहुत शॉर्ट होता है या बहुत ही तो इसको long होता है। हाईलाइट करने इसको के लिए highlight हल्का सा करने जो के है लिए वो आप नीचे आप इस तरह से लगा सकते हैं। Right. मोस्टली जो हाइलाइटर जो चल रहे हैं वो किन किन एरियो पे चल रहे हैं, फोरहेड, चिन और चिक्स और नोज, इन जगहों पे ज़्यादा चल रहे हैं। राइट। और अगर आपने कुछ, आप जिस तरह से आप इवेंट्स में जा रहे होते हैं एंड यू आर वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस और अगर आपने नेक पीस नहीं पहना तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन योर ब्यूटी बोन्स ना, वो भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हैं। तो फिटनेस जो अभी सेगमेंट देखा था ना, एक्सरसाइज करके आपने अपनी ब्यूटी बोन्स इन्हेंस करनी है और उसके बाद आप उस पर भी अगर हल्का सा अप्लाई करेंगे तो यू लुक गुड। कुछ लोग जो हैं वो जिस तरह से पाउडर आते हैं हाइलाइटर्स, लिक्विड हाइलाइटर्स भी आते हैं और वो लोग बेस से पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद बेस लगाते हैं। बट आई थिंक उसको हैंडल करना या डील करना एक आम बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, थोड़ा टेक्निकल होता है, उसके लिए आपको थोड़ा अवेयरनेस ज़रूरी है और कुछ आपने कोई सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस ली हुई हों तो फिर आप ज़रा इजीली कर लेते हैं। लेकिन उससे बेस बड़ी शाइन बेस जो है ना बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती है क्योंकि वो आपका जो है अंडर बेस लगाया जाता है पहले फेस पे, उसके बाद उसके ऊपर फिर हम बेस लगाते हैं तो पूरा फेस जो है वो फिर शाइन कर रहा होता है, उससे ग्लो आ रहा होता है। राइट। अच्छा क्योंकि जब हम मेकअप की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जिस तरह एक इन्होंने कहा बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है कि आप जो है मस्कारा यूज़ करें, इस तरह लैशेस कर्लर, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग कि वो उससे आपकी लैशेस एकदम से इन्हांस हो जाती हैं। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है डार्क लिपस्टिक्स लगाने जी, का, बिल्कुल राइट। हाँ। सो और उन पे सूट भी करती हैं बिल्कुल। और वो कभी लाइट लगा रहे हैं तो हम कहते हैं इतना डल डल क्यों लग रहे हो, क्योंकि उनका फेस उदास हुए वो। सो अगर हम कल उसकी बात करें लिपस्टिक की तो इसमें आजकल न्यूड्स भी और डार्क सब इन हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों चलें, लेकिन जिस तरह हमारा वेदर अभी
आजकल बड़ा कोल्ड वेदर चल रहा है तो इस पे ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आपने लगाया हुआ है कितना खूबसूरत लग रहा है आपका कलर। तो इसी तरह से ब्राइट मरून और रेडिश ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और आजकल तो पर्पल बड़ा चल रहा है अच्छा, ओके। दोबारा से, और हेयर के अंदर पर्पल बड़ा चल रहा है। तो ये सारे कलर बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। राइट अच्छा, क्योंकि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो आपसे फोटो शूट्स में या इस जी। तरह से आपको अच्छा लगता है, आप कहते हो कि जिस तरह पर्पल कलर है, यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, बट रूटीन में अगर आप ये लिपस्टिक में लगाते हैं तो ये एक बड़ा बोल्ड सा स्टेप लाइट होता है। पर्पल, पिंक पर्पल Pink जिस तरह से purplish। आते, बिल्कुल पर्पल तो ऐसा नहीं, लेकिन उसमें मिक्स अप मैच करके आप कर सकते हैं। तो वो बहुत आपका खूबसूरत वैसे लगता है। लिपस्टिक का फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे पिंक ज्यादा पसंद है। पिंक पसंद है, Pink लाइट पसंद है, पिंक सा। जी। एंड आप बताइए। मुझे पीच पीच पसंद है, पीच ज़्यादा। कलर जो है हाँ, वो पीच की शेड जो होते हैं, डार्क लाइट शेड्स होते हैं, वो ज्यादा पसंद है। और डिपेंड करता है मूड पर कि आपका मूड कैसा है। अगर आप हैप्पी हैं बहुत ज्यादा तो फिर जो है आप डार्क शेड लगाना पसंद करते हैं। ठीक है। और अगर आप थोड़ा डिप्रेस हैं या दिल नहीं कर रहा तो फिर आप वो लाइट सा शेड लगा लेते हैं। Right. अच्छा ये चीज एक जगह जाके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। वो क्या? अपोजिट कैसे हो जाती है कि अगर आप बहुत डलनेस फील कर रहे हैं और आप जो है थक गए हैं, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, आप कुछ ना करें, अपने अच्छा सा जो है ना एक प्यारा सा मेकअप करें और डार्क सी लिपस्टिक लगाएं। उसके बाद आप आईने में अपने आप को देखें तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, है ना? आपकी हाँ। स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। खत्म आप हो ये एक थेरेपी है, आप इसको करके देखें कि आपकी सारी स्ट्रेस जो है ना वो खत्म हो जाएगी। आप अपने अंदर जो है ना बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे। आप बात करने में जो है ना दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, चिढ़ेंगे नहीं। सम टाइम होता है ना हम चिढ़ रहे होते हैं ये बिला वजह ना, कुछ इस तरह की चीजें होती है कि एक तो मौसम जब चेंज होता है तो मूड भी चेंज हो रहे होते हैं हमारे। और खवातीन के मूड जो है वो ज्यादा स्विम करते हैं। राइट, ऐसे पता ही mood नहीं होता swings कि वो ज्यादा। जरा से एक वक्त पे कुछ है, एक वक्त पे कुछ है ना। तो उस पर आपकी डार्क लिपस्टिक जो है ना आपको बड़ा हेल्प आउट करती है। और सम टाइम तो आप बहुत कुछ छुपा लेते हैं डार्क लिपस्टिक के अंदर Okay. अपनी मुस्कुराहट के साथ। बड़ी खास जो है ना ट्रिक दी है। वैसे इट वर्क्स ना, जब आपका मूड खराब हो या आप सुबह सुबह उठें और आप कहें क्या करना है, तो कुछ नहीं, एक अच्छा सा जेल बैग जूड़ा बनाएं और एक डार्क लिपस्टिक लगा लें एंड यू आर डन। ठीक है, लेकिन टिंट लगाना बहुत जरूरी है। और आप उसके बाद अपनी जो भी आपको ने ऑफिस जाना है, आप अपनी एक्टिविटी को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। सो ये बड़ी छोटी छोटी सी टिप्स थी, बिकॉज दे बोथ आर ऑल्सो वर्किंग वुमेन। मुझे भी डेली ही मेकअप करना होता है, तो हमने सोचा कुछ ना हल्की फुल्की सी चिट चैट के ज़रिए वो चीज़ें जो बेनिफिशियल भी हैं और आपको हेल्प भी करेंगी, आप उन्हें यूज़ कर सकें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नाजिया मौजूद रही। शाजिया, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा आप फेसबुक पर भी और हमें इंस्टा पर भी जो मैसेजेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।